सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं शिखा मेहता आपकी हिंदी टीचर इंडियन माउंटेन स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लासेस के सत्र में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपने अपनी प्रीवियस क्लास में प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेदों के बारे में पढ़ा होगा। प्रयोग के आधार पर शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। तो हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो लिंग, वचन, कारक और काल के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, यानी कि उनका रूप बदल जाता है। तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द। इनमें कौन कौन से भेद हैं? इसके विकारी शब्दों के कौन कौन से रूप हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। उसी तरह अविकारी शब्द, नाम से ही पता चलता है कि इन शब्दों का रूप कभी नहीं बदलता, ये वाक्यों में एज इट इज यूज किए जाते हैं। तो इनमें कौन कौन से, इसके कौन कौन से रूप हैं? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है, लड़का पतंग उड़ा रहा है। तो इसका मैंने, लड़का क्या है? संज्ञा, पतंग भी क्या है? संज्ञा, और उड़ा रहा है क्या है? क्रिया। तो इसका मैंने रूप चेंज कर दिया। रूप किसके कारण चेंज हुआ है? यहाँ पर रूप चेंज हुआ है वचन के कारण। लड़का का मैंने क्या बना दिया? लड़के, और पतंग का क्या राइट किया है? पतंगे। तो क्रिया का काल भी चेंज हो चुका है, काल के कारण ये भूतकाल की क्रिया कहलाई जाएगी। तो लड़के पतंगे उड़ा रहे थे। तो क्या क्या चीज चेंज हुई है? एक तो संज्ञा चेंज हो गया, और काल के कारण क्रिया के रूप में भी परिवर्तन आ गया, काल का रूप चेंज हो गया। तो सेकंड एग्जाम्पल है, सीता कम बोलती है। तो सीता क्या है? संज्ञा। इसमें कम शब्द क्या है? क्रिया विशेषण, और बोलती है क्या है? क्रिया। यहाँ पर अगले सेंटेंस में मैंने क्या यूज किया है? सीता की जगह वह कम बोलती है। तो कम का रूप चेंज नहीं हुआ। कम को हमने कमो नहीं लिखा, कम को हमने कमी नहीं लिखा, क्योंकि इसका रूप एज इट इज रहता है। ये अविकारी शब्द है। तो सीता की जगह मैंने, सीता वर्ड जो संज्ञा है वो चेंज हो गया। संज्ञा की जगह मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया? सर्वनाम। तो नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन और राकेश धीरे धीरे चल रहे थे। तो मोहन और राकेश ये दोनों क्या है? संज्ञा शब्द। तो संज्ञा शब्द को चेंज करके मैंने यहाँ पर मोहन और राकेश की जगह क्या लिखा? वे। तो वे शब्द क्या है? सर्वनाम का नहीं। कम शब्द का लिंग भी नहीं बदल सकता, कम शब्द का वचन भी नहीं हम चेंज कर सकते, क्योंकि ये शब्द अविकारी शब्द हैं, तो इनका रूप वाक्यों में नहीं बदलता। तो ये जो विकारी शब्द और अविकारी शब्दों के जो रूप हैं, ये आप यूं समझ लीजिए कि ये हिंदी भाषा का आधार है। जब तक हमने इनके रूपों की डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे, तब तक हमें हिंदी भाषा नहीं आ पाएगी। तो हिंदी भाषा को समझने के लिए सबसे पहले हमें विकारी शब्दों और अविकारी शब्दों के विभिन्न रूपों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसी कड़ी को आगे जोड़ते हुए आइए हम जो इन विकारी शब्दों का फर्स्ट टॉपिक है संज्ञा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा आपने बच्चों प्रीवियस क्लास में भी पढ़ी होगी। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसकी परिभाषा है, तो उसकी गहराई को समझने के लिए सबसे पहले हमने इसके व्यवहारिक रूप को समझना होगा। बेटा, हम चारों तरफ इस वातावरण में बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो जिन चीज़ों को हम देखते हैं, जिन चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, चाहे वो किसी दशा में हो, किसी भी गुण में हो, किसी भी हालात में हो, किसी भी अवस्था में हो, तो असंख्य चीज़ें हमें देखने में आती हैं, और उन असंख्य चीज़ों के अपने अपने नाम होते हैं। तो जो भी शब्द, जो भी वस्तुएं हम देखते हैं, तो वो सारे शब्द क्या होते हैं? संज्ञा शब्द। जो वो सारी वस्तुएं क्या होती हैं? वो संज्ञा होती हैं। तो दुनिया के जो सभी नाम हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा। तो दुनिया में अगर कोई सजीव वस्तुएं हैं तो उसे हम क्या कहेंगे?
व्यक्ति, अगर दुनिया में कोई सजीव इंसान है, चलते फिरते इंसान है, प्राणी हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? व्यक्ति। दुनिया में अगर कोई निर्जीव वस्तुएं हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? वस्तु। दुनिया में अगर कोई जगह है तो उसे हम क्या कहेंगे? स्थान। चलते फिरते सजीव व्यक्तियों के लिए व्यक्ति, और दुनिया में अगर हम कोई वस्तुएं यूज़ करते हैं, चाहे वो किचन आर्टिकल्स हैं, चाहे अपनी लाइफ से रिलेटेड कुछ भी वस्तुएं हैं जो हम जिनको हम रूटीन में यूज़ करते हैं, वो सारी क्या होंगी? वस्तुएं। और इवन जो हमारी मन के साथ जो हमारी का नाम, किसी पर्टिकुलर वस्तु का नाम, किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम किस में आते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो है जातिवाचक संज्ञा। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या प्राणी की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। उन्हें हम क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। तो इसके उदाहरण है, जैसे व्यक्तियों के उदाहरण है, वस्तुओं के उदाहरण है, एक स्थान के उदाहरण, जैसे माता पिता, हमारे आसपास जो भी हमसे मतलब हमारे व्यवहार में, हमारे संपर्क में जो लोग आते हैं, हमारे जो रिश्तेदार हैं, चाचा चाची, माता पिता, दादा दादी, मामा मामी, कवि, नेता, लेखक, पक्षी, ये अपनी अपनी एक स्पेशल कास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे नेता हैं, वो एक पर्टिकुलर नेता नहीं है। नेता कितने हैं? हमारी भारत देश में एक लोकतांत्रिक देश है, तो उसमें बहुत सारी पार्टीज बनी हुई हैं और उन पार्टीज के क्या हैं? बहुत सारे नेता हैं। उसी तरह पक्षी एक नहीं है, पक्षी भी बहुत सारे हैं। तो कवि, हमारे देश में बहुत महान और अनेक कवि पैदा हुए हैं। तो माता पिता, जैसे आपके माता पिता है वैसे बहुत सारे बच्चों के माता पिता हैं। तो जो चीज़ कॉमन है वो किस में आएगी? जातिवाचक संज्ञा में। जो चीज़ अनेक है, जो पर्टिकुलर स्पेशल एक नहीं है, जिसके अनेक रूप हैं, तो वो एक पर्टिकुलर कास्ट को इंडिकेट करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे मेज है, पेड़ की कई किस्में होती हैं, कई तरह के पेड़ होते हैं। और फूल भी कई किस्मों के होते हैं, कई तरह के पेड़ होते हैं। पुस्तक, कोई हम एक पुस्तक तो नहीं पढ़ते ना, संसार में कितनी पुस्तकें हैं, बहुत सारी पुस्तकें हैं। कलम, ये जो पेन है जिससे हम लिखते हैं, तो ये बहुत टाइप के पेन हैं। तो ये अपनी एक स्पेशल कास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं। उसी तरह शहर, गांव, नदी, कोई एक नदी नहीं होती। भारत तो गांवों का देश है ही, तो वहाँ पे नेचुरल सी बात है, एक गांव तो है नहीं। तो बहुत सारे गांव हैं, बहुत सारे शहर हैं और देश हैं संसार में अनेक। और पर्वत भी कोई एक नहीं है, पर्वत भी कितने हैं? बहुत सारे पर्वत हैं। तो ये सारी चीज़ें, चाहे वो व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, चाहे वो वस्तुएं हैं, चाहे वो स्थान है, वो अपनी एक स्पेशल कास्ट को इंडिकेट कर रहे हैं, एक जाति को इंडिकेट कर रहे हैं। तो इसीलिए इन सारे शब्दों को हम किस में रखते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। अब बेटा कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में कि क्लासिफिकेशन, उसकी पहचान कैसे होती है कि कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जैसे अगर मैं कहूँ कि मैंने कल एक इमारत देखी, एक प्रसिद्ध इमारत देखी, तो इमारतें तो बहुत सारी होती हैं, मैंने किसी पर्टिकुलर इमारत का नाम नहीं लिया, तो इमारत शब्द क्या है? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि कल मैंने लाल किला देखा, उससे पहले मैंने ताजमहल देखा, तो मैंने एक प्रसिद्ध इमारत का नाम लिया यहाँ पर, लाल किला और ताजमहल। तो प्रसिद्ध इमारत का जब मैं नाम लेके बोलूँगी तो वो क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसी तरह पुस्तक वैसे तो संसार में बहुत सारी पुस्तकें होती हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया आपको पहले भी, जैसे मैंने आज एक पुस्तक पढ़ी, तो पुस्तक जैसी बहुत सारी पुस्तकें हैं, तो कॉमन चीज़ है, तो पुस्तक क्या हुआ? जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं उसी पुस्तक का नाम लेकर बोलूं कि आज मैंने रामायण पढ़ी, आज मैंने महाभारत की पुस्तक पढ़ी, महाभारत नामक पुस्तक पढ़ी, तो वो पर्टिकुलर नेम हो जाएगा बुक का। तो उस पर्टिकुलर नेम को हम किस में कैटेगराइज करेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। उसी तरह पार्क, मैंने आज एक पार्क देखा, बहुत सुंदर था वो पार्क, तो पार्क शब्द, जैसे पार्क तो कॉमन चीज़ है ना, तो पार्क तो बहुत सारे हो सकते हैं,
तो पार्क शब्द क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि आज मैं नेहरू पार्क गई या शिवाजी पार्क गई, तो मैंने उस पार्क का पर्टिकुलर नेम रखा साथ में, तो इसलिए ये क्या है, नेहरू पार्क को हम क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। और खाली पार्क अगर हमने जब बोलना हो, आइडेंटिफाई करना हो पार्क को, तो वो क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा। उसी तरह स्कूल, स्कूल स्कूल तो बहुत सारे होते हैं, कोई एक स्कूल तो है नहीं, लेकिन अब मैं उसी पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रही हूँ। वो हमारा पर्टिकुलर स्कूल कौन सा है, इंडियन माउंटेन। तो अगर मैं ये बोलूँ कि मैं इंडियन माउंटेन स्कूल में जाती हूँ, या मेरे स्कूल का नाम इंडियन माउंटेन है, तो ये क्या होगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने आज स्कूल जाना है, तो स्कूल क्या है, जातिवाचक, क्योंकि स्कूल तो बहुत सारे हैं। ठीक है, तो उसी तरह देश, देश भी जातिवाचक संज्ञा है। वैसे तो एक प्लेस का नाम है, प्लेस है एक देश, लेकिन अगर मैं बोलूं कि मैं भारत देश की निवासी हूँ या मैं अमेरिका की निवासी हूँ, तो मैंने एक पर्टिकुलर देश का नाम लिया है। तो देश का नाम होने के कारण भारत शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है बेटा भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा को हम कैसे परिभाषित करेंगे, जो शब्द किसी के गुण के, दोष या अवस्था, दशा, स्वभाव आदि का बोध कराते हैं, जिन शब्दों से हमें किसी के गुण का पता चले, चाहे वो अच्छा गुण है, चाहे वो उसका दोष है या बुरा गुण है, या किसी की अवस्था है, वो बंदा जवान है, बूढ़ा है, उसको बुढ़ापा चढ़ा हुआ है, या उसकी जवानी की अवस्था है, या उसकी दशा, वो गरीब है, अमीर है, तो उसकी गरीबी अमीरी ये दशा से रिलेटेड है। और स्वभाव जैसे सुख, दुख, क्रोध और खुशी, ये हमारे नेचर का एक पार्ट है। तो भाववाचक संज्ञा शब्द जो हैं वो हमारी फीलिंग्स से जुड़े हुए हैं, जिनको हम महसूस कर पाएँ, जो भाव हमें महसूस हों, जिन भावों को हम महसूस कर पाएँ, वो क्या होंगे, भाववाचक संज्ञाएं। तो उदाहरण जैसे मिठास, मान लो हम आम खाते हैं, अगर मैं बोलूँ कि आम में बहुत मिठास है, तो मिठास को मैं वो फील कर सकती हूँ। तो वो कोई वस्तु तो है नहीं कि मैं दिखा लूँ या उसका कोई नाम रख दूँ, लेकिन ये फील करने की चीज़ है, इससे मेरे भाव जुड़े हैं। तो मिठास शब्द क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। बचपन, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये शरीर की एक अवस्था है, तो इसको हम फील कर पाते हैं कि बचपन में हम शरारती थे, बचपन में मैंने ये किया, बचपन में मैंने वो किया, तो ये हमारे शरीर की एक अवस्था है। उसी तरह बुढ़ापा भी हमारे शरीर की अवस्था है, जिसको हम सिर्फ जो बूढ़ा इंसान हो सकता है वही इस बुढ़ापे को फील कर सकता है। सुंदरता, जब हम कोई चीज़ देखते हैं वो हमें अच्छी लगती है, तो हमारे मन को खुशी मिलती है, और साथ ही साथ क्या होता है, उसकी सुंदरता को हम देखना चाहते हैं। तो ये भी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी इंटरनल फीलिंग से जुड़ी हुई हैं। खुशबू, अगर मान लो फूल खिले हैं, तो देखने में तो सुंदरता होगी ही होगी, उनकी सुंदरता तो देखने लायक होगी, लेकिन जब हम उसको उसकी फ्रेगरेंस से उसको पहचानेंगे, तो हमारे मन को क्या होगी, खुशबू मतलब अच्छी लगेगी ना उसकी। तो खुशबू भी एक हमारे मन का एक भाव है, जिसको हम महसूस करके उसकी खुशबू का पता लगा सकते हैं। जैसे हम परेशान होते हैं तो हमें क्रोध आता है, तो ये हमारे मन का भाव हो गया। जब हमें कुछ अच्छा लगता होता है तो हम बहुत सुखी फील करते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो हमें दुख होता है, क्रोध आता है। तो उसी तरह जो हमारी दशा होती है, हाल, तो मिठास को मैं वो फील कर सकती हूँ। तो वो कोई वस्तु तो है नहीं कि मैं दिखा लूँ या उसका कोई नाम रख दूँ, लेकिन ये फील करने की चीज़ है, इससे मेरे भाव जुड़े हैं। तो मिठास शब्द क्या हुआ, भाववाचक संज्ञा। बचपन, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये शरीर की एक अवस्था है, तो इसको हम फील कर पाते हैं कि बचपन में हम शरारती थे, बचपन में मैंने ये किया, बचपन में मैंने वो किया, तो ये हमारे शरीर की एक अवस्था है। उसी तरह बुढ़ापा भी हमारे शरीर की अवस्था है, जिसको हम सिर्फ जो बूढ़ा इंसान हो सकता है वही इस बुढ़ापे को फील कर सकता है। सुंदरता, जब हम कोई चीज़ देखते हैं वो हमें अच्छी लगती है, तो
हमारे मन को खुशी मिलती है, और साथ ही साथ क्या होता है, उसकी सुंदरता को हम देखना चाहते हैं। तो ये भी चीज़ें क्या होती हैं, हमारी इंटरनल फीलिंग से जुड़ी हुई हैं। खुशबू अगर मान लो फूल खिले हैं तो देखने में तो सुंदरता होगी ही होगी, उनकी सुंदरता तो देखने लायक होगी, लेकिन जब हम उसको उसकी फ्रेगरेंस से उसको पहचानेंगे तो हमारे मन को क्या होगी, खुशबू मतलब अच्छी लगेगी ना उसकी। तो खुशबू भी एक हमारे मन का एक भाव है, जिसको हम महसूस करके उसकी खुशबू का पता लगा सकते हैं। जैसे हम परेशान होते हैं तो हमें क्रोध आता है, तो ये हमारे मन का भाव हो गया। हम जब हमें कुछ अच्छा लगता होता है तो हम बहुत सुखी फील करते हैं, जब हम परेशान होते हैं तो हमें दुख होता है, क्रोध आता है। तो उसी तरह जो हमारी दशा होती है, हालत, दशा मीन्स क्या होता है, हालत। जैसे किसी की गरीबी देखकर आपको दया आ गई, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, फीलिंग से जुड़ी हुई हैं। तो जो शब्द हमारी फीलिंग से जुड़ी हुई हों, जो शब्द हमारे भावों को प्रकट करते हों, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो इनकी पहचान क्या होती है, तो भाववाचक संज्ञाओं की सबसे बड़ी पहचान क्या होती है कि वो सदा आपको एक वचन में वाक्यों में दिखाई देंगी। जैसे मिठास, आपने कभी देखा है आम में मिठासों है, लिखा है आपने कभी मिठासों शब्द, तो आप क्या लिखते हो हमेशा, आम में मिठास है, यह खबर सुनकर मुझे खुशी हुई, फूल की खुशबू बहुत अच्छी है, उसकी बात सुनकर मुझे क्रोध आ गया। तो ये सारे जो शब्द क्या हैं, ये किसको इंडिकेट कर रहे हैं, एक वचन को। कोई भी शब्द आपको बहुवचन में इसमें दिखाई नहीं देगा। तो जिस वाक्य के अंदर आपको भाववाचक संज्ञा फाइंड आउट करनी हो, तो उसकी सबसे बड़ी पहचान क्या होगी, उसमें आपके मन के भाव होंगे और वो सदा एक वचन होंगे।